अच्छा बच्चों, आज का जो फिजिक्स एएस का हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो हमारे पास पेपर आएगा वो हम उसमें देखेंगे एमसीक्यूज का पेपर होगा। जी, आपको आइडिया हो गया। फिजिक्स के एएस में तीन पेपर हैं, एमसीक्यूज, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब हम इनकी वन बाय वन डिटेल देख लेते हैं। ये आपका पेपर वन एमसीक्यूज का होगा। ये 40 एमसीक्यूज होंगे और इसका टोटल टाइम आपके पास होगा 1 आवर 15 मिनट्स। अब 40 मार्क्स इसके टोटल होंगे और इसके जो वेटेज आएगा वो तकरीबन एक्सटर्नली जो एक्सेस होगा वो 31% है। और इसके अलावा ओवरऑल ए लेवल पे इसका 15.5% इसका वेटेज होगा। ये आपका एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद पेपर टू जो होगा वो आपका थ्योरी का होगा। इसका टाइम भी 1 आवर 15 मिनट्स होगा और ये इसके टोटल मार्क्स होंगे 60 मार्क्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग क्वेश्चन टाइप या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसका ईएस में 46% है और ओवरऑल इसका 23% वेटेज है। तो दूसरा पेपर आप ईएस में ये देंगी और उसके साथ तीसरा पेपर जो होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल स्किल्स में इसमें दो वेरिएंट होती हैं, 31 32। तो अब आप डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी कैसे करी है और कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हैं, 31 लेंगे या 32। वो इंशाल्लाह लास्ट में जब आप एडमिशन भेजेंगे उस टाइम मैं गाइड कर दूंगा आपको। तो इसमें भी बेसिकली इसके टोटल मार्क्स 40 होंगे और टाइम इसका 2 आवर्स होगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड पेपर होगा। तो ए इसमें आपने ये तीन पेपर देने हैं, पेपर वन टू और थ्री। और अगर आप कंपोजिट कर रही हैं तो फिर कंपोजिट में आपको पेपर फोर भी तैयार करना पड़ेगा ई टू का, और पेपर फाइव भी करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल ए लेवल में ए एस ए टू दोनों मिला के टोटल 5 पेपर्स हैं और हर एक की डिफरेंट वेटेज है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ए टू का ये पेपर है, पेपर फोर। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग होंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके टोटल मार्क्स 100 हैं और इसके 2 आवर्स टाइम होगा। इसके बाद पेपर फाइव जो है, ये जो ओ लेवल बच्चे करते हैं उनका पेपर एक होता है अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, एटीपी। लेकिन जो मैट्रिक्स आती हैं वो तो प्रैक्टिकल करके आती हैं, उनका इस तरह का पेपर नहीं होता। लेकिन ये आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। ये भी थ्योरी टाइप पेपर होगा, रिटर्न वर्क करना होगा सारा आपने। इसके मार्क्स होंगे 30 और इसका टाइम होगा 1 आवर 15 मिनट्स। ओवरऑल ए लेवल में आपको 5 पेपर्स कंप्लीट करने हैं। पेपर वन टू और थ्री एस के लिए, पेपर फोर और फाइव ए टू के लिए। तो पहले तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि जी मैंने कौन कौन से पेपर देने हैं और उनका वेटेज क्या है, उसका टाइम क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में जो है हम सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये सिलेबस कंटेंट्स आपके सामने आएंगे। जी, पहला टॉपिक हमारा इसका फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स का है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो ईएस के साहेब आपने ज्वाइन कर लिए हैं। जी सर। अच्छा ठीक है, अभी हमने शुरू करा हुआ है तो वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें वो आपको बाद में मिल जाएंगी। अभी यहाँ से आप ज्वाइन कर लें। अभी हम सिलेबस कंटेंट्स देख रहे हैं। पहला टॉपिक आपका फिजिकल क्वांटिटीज का है, ऐसे यूनिट्स हैं, फिर एरर्स हैं, अनसर्टनिटीज हैं। तो मैं बात आपको वही कह रहा था कि जो ओ लेवल या आईजी के बच्चे हैं उनको तो कुछ आइडिया होगा कि कुछ टॉपिक्स हम आईजी के जो हैं अभी एएस में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक नए आएंगे। तो जहाँ पे नए टॉपिक होंगे, न्यू टॉपिक्स होंगे, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये नए टॉपिक है। और वैसे भी आपको देख के खुद आइडिया भी हो जाएगा। और कुछ टॉपिक्स ये उसके आईजी के होंगे या मैट्रिक के होंगे, वो भी हम साथ साथ
रिवाइज करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो पहला टॉपिक हम थोड़ा आसान टॉपिक शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा है आईजी में भी और मैट्रिक में भी, कि मोशन का जो टॉपिक होते हैं जिसमें हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फिर इसी तरह से एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, और फिर उसके स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो ग्राफ्स हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ये कंटेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। पहला कंटेंट्स आपके पास जैसे आ रहा है, डिफाइन एंड यूज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मतलब इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। यूज ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये सारे कंटेंट्स वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा, तो इसमें ये सारा चीज़ें सिलेबस भी होगा और साथ इसके कंटेंट्स भी होंगे। अब हम आ जाते हैं पहले टॉपिक की तरफ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने अपने साथ जो है ना पेन और पेंसिल रखने हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। वैसे मैं आपको इसकी ना सॉफ्ट कॉपी भी भेजते जाऊंगा नोट्स की। अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है, उसका नाम हम, अच्छा बुक में इसको मोशन भी कहते हैं। मोशन और काइनेमेटिक्स बोथ आर सेम। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट आर स्केलर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। आप में से कोई मुझे बताया क्या क्या होती हैं स्केलर और वेक्टर? जी बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज? Sir, scalar only have magnitude, हम्म। but vectors also have direction with magnitude. जी वेरी गुड, वेरी गुड। सोएब आप बताएंगे एग्जांपल्स कोई? सोएब, आर यू देयर? जी सर। क्या बात है, आवाज देर से आ रही है आपकी। नाश्ता नहीं नहीं सर, किया? वो हमार तंग कर रहा था। कौन तंग कर रहा था? अमार? अमार की दो भी जी। क्लास लेता हूँ ना मैं, ठहरा उनकी। आप बताओ मुझे, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स? स्केलर स्पीड, स्पीड मैस। हम्म। जी ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें आप लोग। स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude. For example, distance, time, speed, mass, volume, density, work, energy, power, temperature, etc. There are a number of example for scalar quantities. ठीक है बच्चे, ये साथ साथ लिखते जाएं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन लिख लें। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction. The physical quantities which have magnitude as well as direction are called
vector quantities. For example, displacement, displacement, velocity, acceleration, forces, all type of forces, electric force हो, magnetic force हो, gravitational pull हो, all type of forces are called vector quantities because they have magnitude as well as direction. ठीक है बच्चे, ये दोनों चीजें क्लियर होगी. Yes, sir. ओके, अब हम आ जाती हैं. अभी ये आपका ना बेसिक चीजें चल रही हैं अभी, क्योंकि ये रिवाइज करके इनसे आगे फिर हम आगे चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ. सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड. स्पीड का फार्मूला, पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लें. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे जल्दी से. स्पीड की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. और इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी, where v stand for speed, d stand for distance, and t stand for time. अच्छा, इसका जो ऐसे यूनिट है स्पीड का, स्पीड का ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं ms-1 प्रीफिक्सेस की फॉर्म में. ये तो उसका ऐसे यूनिट है. इसके अलावा दूसरे इसके बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर है. ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 मीटर ओवर 3600 सेकेंड्स. ये रिलेशन याद रखना है कि किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और आर को सेकेंड्स में लाना है तो 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है. और उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन थी, दूसरा इसका फार्मूला था, तीसरा पॉइंट इसका ऐसे यूनिट हो गया, और चौथा पॉइंट है इसकी नेचर. नेचर मतलब स्पीड, ऑल टाइप ऑफ स्पीड्स आर स्केलर क्वांटिटीज because they have only magnitude but no direction. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ, आप भी जल्दी जल्दी से लिखते रहें ताकि हमारा ज़्यादा काम हो जाए क्लास में. इसके बाद हम देखते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड जो है ये दो तरह से निकलेगी. एक एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और दूसरा फार्मूला है u प्लस वी ओवर 2, where u is the initial rate and v is the final speed. ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये? जी सर. ओके, आप लोग लिखते भी जाने ना साथ साथ. जी, जी जी लिख रहा हूँ सर. शाबाश. ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, सेकंड डेफिनेशन हमारी चलेगी वेलोसिटी.
वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखें आप लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन होगी। इसका फार्मूला देखें, मैथमेटिकल फार्मूला v इज इक्वल टू, इसको मैं कैपिटल डी ओवर टी कह रहा हूँ। v इज द वेलोसिटी, d is the displacement, and t is the time. अच्छा, तीसरा पॉइंट इसका सेम है, ऐसे यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड होते हैं। और फोर्थ पॉइंट डिफरेंट है, नेचर इसकी डिफरेंट है। नेचर कैसी है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा कि स्पीड स्केलर है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी जो है उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसी तरह से हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस पैरेंथेसिस। इसका भी फार्मूला जो हो जाएगा, नाउ दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड में क्या फर्क था, वहाँ टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और इसका दूसरा फार्मूला आपके पास बन जाएगा u प्लस वी ओवर टू, here u is the initial speed and v is the final speed, sorry velocity, initial velocity and final velocity। तो ये आपका स्पीड और वेलोसिटी बेसिक्स डेफिनेशन जो आपने ओ लेवल में भी पढ़ी है जी में। इसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा है आपके पास एक्सेलरेशन। इसकी भी डेफिनेशन लिख लें पहले। Acceleration, by definition, the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको आप यूं भी कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसकी भी एग्जांपल आगे आपको देता हूँ अभी। दूसरा फार्मूला इसका, दूसरा पॉइंट जो है वो इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। वो फार्मूला क्या होता है, a is equal to change in velocity over time, और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं v minus u over t, where a stand for acceleration, u stand for initial velocity, v stand for final velocity, and t stand for time. So this is acceleration. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, कैसे हमें समझ आएगी चीज़। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बात बना के दिखाता हूँ। फर्ज करें जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर आजकल तो खैर डिजिटल आ गए, पहले जो थे एनालॉग थे। एनालॉग में क्या होता था कि फर्ज करें ये आपके पास स्पीडोमीटर बना हुआ है, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से शो कर रहा है। ये आपके पास नीला है इसकी।
अब जब नीडल यहां से यहां पे आई तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना बना? इसको अगर हम यू ले लें इनिशियल और इसको हम ले लें फाइनल वी, और टाइम हम इसमें ले लेते हैं, फर्स्ट करें टाइम हमारे पास आ रहा है 1 सेकेंड। तो अगर इसका एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू ओवर टी। तो v आपके पास कितना है? 10, और उसके बाद u कितना है? 0, और टाइम कितना है? 1। तो अभी 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना बन गया आपके पास? a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है। फिर नीडल जो है वो आ गई 20 पे। टाइम इसमें भी हमने 1 सेकेंड रख लिया। अब इसको हम इनिशियल स्पीड ले लेते हैं, u को, ये 10 को, और 20 को हम v ले लेते हैं। अब इसमें चेंज देखते हैं, नेक्स्ट 1 सेकेंड में चेंज कितना आ रहा है वेलोसिटी में? सेम चेंज आएगा, 20 - 10/1, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम देखते हैं इसमें भी चेंज कितना आएगा, 10। फिर चेंज कितना आ रहा है? 10। तो ऑल द टाइम चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में। तो जब भी इस तरह से एक्सीलरेशन हो रहा हो कि वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस आ रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जी बेटा, मुझे ये बताएं, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का? Yes, sir. ओके। सोएब आपको? सोएब कहाँ चले गए? नहीं नहीं सर, इधर ही हूँ, आ इधर गया ही है। समझ। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसा होगा कि फर्ज करें मैं इसके लिए ऐसे ट्रैक बना रहा हूँ कि पहले वेलोसिटी थी 0, फिर वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने एक ही रखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल। तो अगर इसका चेंज निकालें वेलोसिटी में तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? v माइनस यू, मतलब 10 - 0 और 1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसका चेंज निकालें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना बनेगा? 30 - 10 v माइनस यू ओवर टाइम इज सेम 1, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और अगर हम इसका चेंज निकालें तो ये कितना बन जाएगा? 60 - 30, मतलब 30/1, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अब आप देखिए इसमें कांस्टेंट इंक्रीज होता जा रहा है। अब वैल्यूज चेंज नहीं, सेम नहीं है। तो जब भी इस तरह से वेलोसिटी में चेंज आ रही हो कि वो कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा हो या कांस्टेंट डिक्रीज आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म में इक्वल चेंजेस आती हैं, जैसे ऊपर हमने देखा था, ये 10 10 की चेंज आ रही थी हर दफ़ा, और नीचे हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, और एक्सेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया है? जी Yes, सर। sir.
और आप लोग लिख भी रहे हैं ना साथ साथ ये, बल्कि इनकी पिक्चर्स में नोट्स की ना आपको भेजता हूँ ये, ताकि अपने नोट्स आप साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद हमने जो है ना एक टॉपिक जो आईजी वालों के लिए नया है लेकिन मैट्रिक वालों के लिए नया नहीं है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। मैट्रिक में आप पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिनमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ते हैं कि यू नो अबाउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब E इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। अब अगर मैं इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, वन करके इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? E इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू की फॉर्म निकालें, यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं या वी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। तो ये पहला फार्मूला है और इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट बच्चे, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी। इनको नोट्स को जरा जल्दी जल्दी से लिख लें, पूरा हो जाए तो टाइम जी। Excuse me, sir. जी बेटा। सर हम डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल डी से? इट्स अप टू यू, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ऐसे स्पीड को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्टेंस को भी कर देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सब मेंशन हो कि आप जो भी कर रहे हैं ना, डी को डिस्टेंस शो कर रहे हैं या एस को डिस्टेंस शो कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये बच्चे मैंने आपको इसके हैंडआउट्स भी भेज दिए हैं, अभी तक जितना पढ़ा है हमने, ये भी अपने नोट्स में